चलो यार, आज का शूट जल्दी से ले लो। एक मिनट देना, एक मिनट, एक फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। अरे सर, मेरे को हेलो। ना आपसे सोलर कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीजें लिखवाऊं। और हाँ नहीं, नहीं, मेरी मैं बात तो सुनो सर, मेरी मैं मेरी उसी पूरी चीज बात पे तो वीडियो बना रहा हूँ, मेरी मैं बात तो आपको सुनो। बताता हूँ। एक मिनट, एक मिनट देना, दूसरा भी कॉल आ रहा है। हेलो हेलो। सर, मेरे ईपीसी वाले ने 5 साल की मेंटेनेंस नहीं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी सर, सर। मैं उसी क्या चीज पे करूं? वीडियो बना रहा हूँ, आप बेफिक्र रहो, आपको क्वेरी आपकी जवाब मिल सर जाएगा। अभी बता दो सर। एक मिनट, एक मिनट, एक और फोन। हेलो। सर कॉन्ट्रैक्ट में सोलर पैनल इन्वर्टर की वारंटी भी हाँ लिखवाऊं? सर, ओ शिट यार, तुम्हारे इन सब ड्रामों के चक्कर में फोन गिरी। आई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की सेम क्वेरी हमें कमेंट सेक्शन में सता रही थी। बे साले, सता नहीं रही थी, मतलब हमें इन्फॉर्म कर रही थी कि भाई इस चीज पे वीडियो बनाओ, क्योंकि जो कोई भी बंदा आज की डेट में सोलर लगवाने का विचार जिसके मन में आता हो, उसके मन में दूसरा विचार अचानक से आता है कि भाई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अगर कहीं कोई दिक्कत आ गई तो। आज हम इसी चीज पे ये वीडियो बना रहे हैं और हम बताएंगे कि सोलर के प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कोई एक दो दिन में नहीं लगता, कई बार इसमें महीना भर भी लग जाता है। तो सोलर के प्रोजेक्ट में एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू होती है और आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें डलवानी चाहिए अपने ईपीसी प्रोवाइडर से, जिससे कि आपका पूरा प्रोजेक्ट का प्रोसेस बहुत स्मूथली और आपके साथ कोई धोखा ना हो। तो देखो, सबसे पहली चीज आती है कि कॉन्ट्रैक्ट जरूरी क्यों है। कॉन्ट्रैक्ट जरूरी इसलिए है कि आप और आपका ईपीसी प्रोवाइडर, ईपीसी का मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी प्रोवाइडर आपको हो सकता है वर्बली बहुत बड़े बड़े वादे कर दे कि सर सोलर नहीं, पूरा ताजमहल लगा दूंगा आपकी छत पे, बट वो वादे वर्बली हुए हैं तो वो वादे केवल वादे ही हैं जब तक उन्हें हमने कागज पे नहीं उतारा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मदद करता है कि क्लियर डिफाइंड कंडीशंस हो आपके और आपके ईपीसी प्रोवाइडर के बीच में। सबसे पहला सवाल आता है इस कॉन्ट्रैक्ट में कि हमारी पेमेंट टर्म्स क्या होनी चाहिए। लोगों का सवाल था कि क्या हमें सब्सिडी मिलने के बाद लास्ट का 10% देना चाहिए या फिर पहले। तो देखो, ये वाली वीडियो अनबायस्ड होगी ईपीसी प्रोवाइडर्स के लिए भी और एक कस्टमर के लिए भी, तो सही तरीका बताएंगे हम इस चीज में कि क्या प्रोसेस रहता है। तो देखो, सबसे पहली जो 10% पेमेंट होती है वो होती है पेपर वर्क पे। आपका ईपीसी प्रोवाइडर आपसे आपका आधार कार्ड, बिजली का बिल सब ले जाएगा और फिर वो फॉर्म भरेगा डिस्कॉम में, मतलब बिजली विभाग में। इसमें आप उसे 10% पेमेंट कराओगे। जब आपके डिस्कॉम से अप्रूवल्स आ जाएंगे, वो कंस्ट्रक्शन का काम चालू करेगा, उस समय पे आप उसे 50% पेमेंट कराओगे और 50% पेमेंट के अंदर वो आपका स्ट्रक्चर और सोलर पैनल लगा देगा। तो आपने टोटल अब तक 60% पेमेंट उसे करा दी है। अब बारी आती है 30% पेमेंट की, जिसमें कि टोटल ईपीसी प्रोवाइडर पे 90% पेमेंट पहुंच जाएगा और यहाँ पे वो पूरा का पूरा इन्वर्टर इंस्टॉलेशन, वायरिंग, अर्थिंग, लाइटनिंग अरेस्टर सब चीजें कंप्लीट कर देगा। और फाइनल 10% पेमेंट देनी होती है आपको आपका जब नेट मीटर लग जाएगा और आप जब ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने लगोगे। और सब्सिडी, अगर उसने आपका सब्सिडी भरी है तो उसके लिए आपके पास में ऑलरेडी एक वेरिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी सब्सिडी फिल हुई है। तो उसके बाद में आपको सब्सिडी आने तक उसकी 10% पेमेंट नहीं रोकनी है और नेट मीटरिंग पे ही वो पेमेंट आपसे लेगा। ये तो हो गई पेमेंट टर्म्स। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि प्रोजेक्ट में अगर डिले हो रही है तो क्या होगा। तो देखो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है हर एक प्रोजेक्ट के साइज के हिसाब से। जैसे 3 किलोवाट है, 5 किलोवाट है, उसमें आप 15 से 20 दिन मान सकते हो, इतने में प्रोजेक्ट हो जाता है। बट अगर फॉर एग्जांपल एक बड़ा प्रोजेक्ट है 500 किलोवाट का, तो उसमें 90 डेज का भी पीरियड दिया जाता है काम पूरा करने के लिए। तो आप अपने ईपीसी प्रोवाइडर के साथ डिस्कस कर सकते हो कि कितना ड्यूरेशन में वो काम कंप्लीट करेगा। और अगर उस ड्यूरेशन के बाद में भी काम कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने प्रोजेक्ट्स को 4-4, 5-5 महीने डिले होते हुए भी देखा है, तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में भी आपका ईपीसी प्रोवाइडर काम नहीं कर रहा, आपका प्रोजेक्ट अटका रखा है, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन होती है पेनल्टी की, कि जितने किलोवाट का आपका सिस्टम है उस सिस्टम की कैलकुलेशन के हिसाब से आप ईपीसी प्रोवाइडर पर पेनल्टी लगाते हो। फॉर एग्जांपल, आपका 3 किलोवाट का सिस्टम है, वो 5 यूनिट डेली जनरेट कर सकता है। एक मिनट, यहाँ पे एक गलती हो गई है, मैं पहले कैमरा सेट कर दूं फिर बताता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा एक 3 किलोवाट का सिस्टम होता है वो 15 यूनिट इन अ डे बनाता है, 5 यूनिट नहीं बनाता। और उसी के साथ साथ एक अपडेट भी देना था कि एमएनआरई वेंडर और कस्टमर के बीच का जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट भी देता है।
वो वाला फॉर्मेट बना बनाया होता है, आपको बस उसमें अपनी डिटेल्स डालनी होती हैं। तो मैं उस फॉर्मेट का जो लिंक है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो और इजीली पढ़ सकते हो। तो जितना डिले होगा तो वो 10 यूनिट के हिसाब से आपको पैसा देगा, जितने दिन का भी डिले होगा उस हिसाब से पेनल्टी की कंडीशंस भी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं। अब इसके बाद में आती है बारी मेंटेनेंस और वारंटी की। अगर तो आपका ईपीसी प्रोवाइडर किसी भी कंपनी से सोलर पैनल की, इन्वर्टर की डायरेक्टली आपको बिलिंग करा रहा है तो वारंटी ऑफ कोर्स आप ही के नाम पे है। बट अगर सोलर ईपीसी प्रोवाइडर डायरेक्टली आपको बिल कर रहा है एज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट में टोटलिटी दिखा के, तो फिर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वर्टर की वारंटी का लिखा होना और सोलर पैनल की परफॉर्मेंस वारंटी का लिखा होना जरूरी बन जाता है। और इसी के साथ साथ एमएनआरई की गाइडलाइंस के हिसाब से 5 साल की मेंटेनेंस भी ईपीसी प्रोवाइडर हर एक प्रोजेक्ट के लिए देगा, जिसमें कि सोलर पैनल के इलेक्ट्रिकल चेक, क्लीनिंग और हर चीज इंक्लूड होगी। और ऑफ कोर्स कोई बंदा ये आप मतलब कोई चैरिटी में तो ये काम करेगा नहीं, उसके लिए वो एडिशनल चार्जेस भी लेगा। तो वो आपको देखना होगा कि पर किलोवाट क्या क्लीनिंग के चार्जेस हो रहे हैं, 1 रुपया 1.5 रुपया, वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, लोकेशन टू लोकेशन, साइट टू साइट। अब आता है चौथा सेक्शन जो कि सबसे ज्यादा मजेदार है और सबसे ज्यादा जरूरी भी है कॉन्ट्रैक्ट में होना। अब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी सोलर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, ईपीसी प्रोवाइडर को, और उसने सस्ते में आपका सिस्टम लगा दिया। और आजकल तो मैं मार्केट की कंडीशन देख रहा हूँ 25 रुपए 30 रुपए वॉट में भी लोग बाग लगा रहे हैं। खैर उस चीज़ पे हम अलग टॉपिक है, वो एक अलग वीडियो का, इस वाली वीडियो में हम बात करते हैं। तो बहुत सस्ते में आपने सिस्टम लगवा लिया। अब इसमें क्या हुआ, उसने डिग्रेडेड पैनल्स का इस्तेमाल कर लिया और उसने डिग्रेडेड या फिर सेकंड हैंड इन्वर्टर का इस्तेमाल कर लिया, केबलिंग भी प्रॉपर नहीं रखी, डीसी साइड में डीसी केबल्स भी नहीं लगे, मतलब उसने क्वालिटी इंस्टॉलेशन आपको नहीं करके दी। अब आपका सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, 3 किलोवाट का सिस्टम महज मान लेते हैं, जिसको 14-15 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए एक दिन में। अब वो बना रहा है 6-7 यूनिट। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे? अब इस कंडीशन में आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट बचाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक टर्म होती है मिनिमम परफॉर्मेंस गारंटी, कि मिनिमम टू मिनिमम आपका सिस्टम इतना तो बना के देगा ही देगा। तो इस चीज को भी डलवाना बहुत जरूरी है, भूल मत जाना। अब इसके बाद में ना बहुत सारे लोग हमारे से पूछते हैं कि मेजर टेक्निकल चीजें तो ठीक है, सोलर पैनल आपने बता दिए, इन्वर्टर बता दिया, बट अब छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब छोटी छोटी चीजें मतलब मैं वायर कौन सी लगवाऊं, क्योंकि वायर कॉपर की होती है और इसमें एक ईपीसी इंस्टॉलर अच्छे खासे पैसे बचा सकता है। कॉन्डुइट के अंदर हमने कई बार देखा है कि एल्यूमिनियम केबल लगा देते हैं, फिर जब बाहर जाती है कॉन्डुइट से केबल तो उसको फिर से कॉपर का कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ केबल की साइजिंग, कि कौन सी केबल इस्तेमाल होती है, इसको नोट भी कर लेना अपने पास में। तो देखो सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा एसी साइड में। डीसी साइड में तो 4 mm डीसी केबल होती है जो कि टिंड कॉपर की होती है, और इसी के साथ साथ 5 किलोवाट में भी 4 mm की केबल इस्तेमाल होती है। 5 किलोवाट से ऊपर कितना ही सिस्टम चला जाए 6 mm की इस्तेमाल होगी, और वो स्टैंडर्ड है। डीसी साइड 6 mm की केबल। अब आ जाओ एसी साइड, जहां पे वेरिएशन होता है। एसी साइड में सबसे पहली चीज क्या होती है, आर्मर्ड केबल का इस्तेमाल होता है। आर्मर्ड केबल बहुत मोटी केबल होती है, आसानी से डैमेज नहीं होती है। ये आपके डिस्कॉम की भी गाइडलाइंस होंगी, दिल्ली स्टेट में तो है, बाकी सब स्टेट्स में भी है। तो आर्मर्ड केबल का इस्तेमाल होता है। और अगर आपका कोई स्टेट एक्सेप्शन है जहां पे नहीं होती आर्मर्ड केबल की रिक्वायरमेंट, तो कमेंट्स में जरूर बता देना। तो देखो 3 किलोवाट के सिस्टम में 2 कोर 4 स्क्वायर mm की केबल इस्तेमाल होती है। जब 5 किलोवाट के में 2 कोर 6 स्क्वायर mm की केबल हो जाती है। 10 किलोवाट में 4 कोर हो जाती है, क्योंकि 10 किलोवाट 3 फेज के मीटर्स आने चालू हो जाते हैं। तो 8-10 किलोवाट में आप 4 कोर 10 स्क्वायर mm की इस्तेमाल करते हो। 8 के अंदर 8 स्क्वायर mm चल जाती है। 20 किलोवाट के सिस्टम में 4 कोर 16 स्क्वायर mm की एसी केबल इस्तेमाल होती है, और वहीं 40 किलोवाट में 4 कोर 25 स्क्वायर mm। ये मेरे ख्याल से डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। बट अगर इससे भी बड़ा सिस्टम है तो कमेंट्स में लिख देना, हम केबल साइजिंग बता देंगे। अर्थिंग कितनी होती है, तो टोटल सिस्टम में 3 अर्थिंग होती हैं, और ये कॉपर बॉन्डेड अर्थिंग होती है। 2 मीटर की कॉपर की पतली रॉड होती है, वो डलती है जमीन में केमिकल अर्थिंग के साथ में। तो 3 अर्थिंग होती है। एक अर्थिंग होती है स्ट्रक्चर के लिए, एक अर्थिंग होती है इन्वर्टर एसीडीबी डीसीडीबी के लिए, और एक अर्थिंग होती है लाइटनिंग अरेस्टर के लिए। ये भी चीज ध्यान रखना, अर्थिंग कितनी होंगी, कितने मीटर की होगी, और कॉपर बॉन्डेड होनी चाहिए। अब 10 किलोवाट के सिस्टम में क्या फर्क होता है? 10 किलोवाट के सिस्टम में कॉपर बॉन्डेड की जगह पे आपकी आ जाती है इलेक्ट्रोड अर्थिंग। अब ये सब चीजें लिखी हुई हैं क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ, हमारे इंजीनियर की टीम बैठी है, उन्होंने सबने लिख के दिए, ये सब चीजें बोल देना, तो मैं बोल रहा हूँ। तो देखो इलेक्ट्रोड अर्थिंग आ जाती है। ये इलेक्ट्रोड अर्थिंग क्या होती है, मैंने पर्सनली भी देखा है, तो बहुत मोटा कॉपर का पाइप होता है, वो पूरा कॉपर नहीं होता बट आउटर उसका कॉपर का होता है, तो वो इलेक्ट्रोड अर्थिंग होती है। तो वो भी 3 ही होंगी आपकी हर कंडीशन में, ठीक है।
अब हम बात करते हैं एसपीडी एमसीबी। अब क्या होता है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की एसपीडी लगा दी, एमसीबी लगा दी, सिस्टम चालू कर दिया, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी एसपीडी, कौन सी एमसीबी लगेगी, किस ब्रांड की लगेगी, ये भी मेंशन कराना जरूरी है। ल्यूमन सिटी में हम लोग जो एसपीडी लगाते हैं वो हम लगाते हैं फिनिक्स कॉन्टैक्ट की, और इसी के साथ साथ हम जो एमसीबी लगाते हैं वो हम लगाते हैं स्नाइडर की। स्नाइडर बहुत सारे अलग अलग नाम है। स्नाइडर, मैं लोगो आपको दिखा देता हूँ, तो इस तरीके का लोगो रहता है। तो ये दोनों चीजें भी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा सकते हो। अब इसी के साथ में एक और फाइनल पॉइंट पे बात कर लेते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। तो जो एलए लगता है 15 किलोवाट के सिस्टम से, 15 किलोवाट से नीचे नीचे तो नॉर्मल आपका लाइटनिंग अरेस्टर लगता है। बट अगर 15 किलोवाट से ऊपर जाता है सिस्टम तो ईएससी टाइप एलए लगता है। 15,000 रुपए अप्रॉक्स का मार्केट में आता है, तो ये चीज का लगना बहुत जरूरी होता है। तो देखो, यहाँ तक वीडियो में आते आते ना जितना ज्ञान अच्छे तरीके से मैं आपको दे सकता था आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, आपका किस तरीके का इंस्टॉलेशन होना चाहिए उससे रिलेटेड, मैंने पूरे तरीके से देने की कोशिश करी है। मगर आपको एक चीज देखनी होगी, मैं भी इंसान का ही बच्चा हूँ, कई बार क्या होता है कि दिमाग से कुछ चीजें निकल जाती हैं। तो अगर आपका कोई क्वेरी था जो मेरे दिमाग से निकल गया हो, मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाया हूँ, तो वो आप एक काम करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट में डालो, ताकि मैं उसका आपको रिस्पांस दे पाऊँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी कमेंट्स में जाओ और एटलीस्ट अप्रिशिएट करना सीखो। इतने टाइम से वीडियोस देख रहे हो, इतना सारा अच्छा ज्ञान मिल रहा है, अप्रिशिएट करो। और इसी के साथ साथ, अभी पूरी नहीं हुई है मेरी बात, और इसी के साथ साथ अगर आपको एक लाइव इंस्टॉलेशन देखनी है कि हम एक्चुअल में ऑन साइट कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं 5 किलोवाट के सिस्टम की। अच्छा, एक एक चीज ऐसी दिमाग में आ गई, आज ही फायर एक्सटिंग्विशर आए थे हमारे ऑफिस में, तो आपके सिस्टम प्रोवाइडर को एक फायर एक्सटिंग्विशर लगाना भी सिस्टम के पास में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये चीज भी लिखवा लेना। अगर उसने नहीं लगाया, आपकी इंस्टॉलेशन पहले से ही हो चुकी है, तो एक 4-5 किलो का फायर सिलेंडर अपने उस सिस्टम के पास में लाके जरूर से रख लेना। डीसी करंट में कई बारी आर्किंग के चांसेस हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हो जाएंगे ही इसलिए रखना है, बट इमरजेंसी एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है, तो वो चीज भी लगाना ईपीसी प्रोवाइडर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। खैर, अब वो 5 किलो वाट की वीडियो देख सकते हो, देखो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप अभी के अभी क्लिक करके देखो।